अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट को ख़त या आर्मी चीफ को ख़त, वो ख़त गया या नहीं गया, इसके ऊपर अभी तक बहस जारी है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जो जवाब है वो इंटरेस्टिंग है कि इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक ड्रामे की कोशिश की। पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे, ये जवाब है जो हमारे रिपोर्टर्स ने फ़ाइल किया अपने सिक्योरिटीज़ राय से बात करने के बाद। तो क्या वो ख़त गया या नहीं गया, इसके ऊपर भी दो आरा जो सियासतदानों के अगर कहें तो जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनका जवाब, और दूसरी तरफ है इरफान सदीकी साहब, उन्होंने एक शेर के अंदाज में जो उसका जवाब दिया। पहले वही मुलाजा कर लें फिर आगे चलते हैं। खान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसकी कुछ वजूहत है और इन वजूहत को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपनी तरफ से एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल कर भी किया है। खत लिखेंगे गर्चे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम। ये है एक अच्छी खासी इश्क का एक मुजाहरा है, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम। बस ये तो आपने बयानात सुन लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता है या नहीं है, ख़त लिखा है या नहीं लिखा उसके ऊपर भी। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, इसके ऊपर अली मीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ जो हमारे इंटरव्यू में बात की, आपको दोबारा दिखाते हैं कि कहा क्या उन्होंने। 4 अक्टूबर के बाद पहली दफा एंगेजमेंट एक शुरू हुई मेरे हवाले से। ये सजेशन थी बैठ के बात करें, तो बैठ के बात करने के लिए हमें एक खुला माहौल चाहिए। तो इमरान खान के साथ ही बैठ के मामला हल होने हैं, तो ये मेरी सजेशन थी। और मैंने कहा कि सर खान साहब को हम ऐसी जगह पे लेकर जब बातचीत शुरू हुई तो आपस में बैठ के हम कोई बात मामला खान साहब के सामने बैठ के तय कर ले तो ये बेहतर होगा। बनी गाला भी था, रक्षा गली का हाउस भी हो सकता है, उसमें हाउस है, ये भी हो सकता है। इमरान खान को इधर मूव कर दिया और यहाँ बातचीत बैक चैनल चलता रहे जी, आगे क्यों नहीं चलिए? तो अच्छी प्रपोजल। खान साहब कहते हैं कि मैं वहाँ पे अगर जाऊँ पहले मेरे सारे वर्करों को रिहा किया जाए। खान साहब ने इनकार किया कि नहीं बात करनी है तो यहीं कर ले, मैं वहां जाके बात नहीं करूंगा। वो सिलसिला दोबारा आगे चल सकता या इट्स ओवर नाउ? मैं समझता हूं कि 80% एक दफा और 99% दोबारा ये चीज मैं यहां तक पहुंच गया था। फिर प्रोसेस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अभी वो प्रोसेस है, अब चीजें मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ले आया हूं। अब मुझे इनकार का मतलब ये है कि उस जबान से पीछे हटेंगे जो हमारी चल रही 99% का दावा है। कितनी बात आगे चलेगी ये आने वाले दिन तय करेंगे। लेकिन साथ ही अदालती मामलात के अंदर बहुत एक अजीबोगरीब सी डेवलपमेंट चल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आइन बेंच की तश्कील है उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह वो जो पोजीशन इख्तियार करते हैं, उनको लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वो जो अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है 26वें आईनी तरमीम के बाद। तासुर यही मिलता है उनकी ऑब्जर्वेशन से। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी वैसी ही सूरत हाल है। क्या बनेगा सुप्रीम कोर्ट का और क्या बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में थे रियासत अली एजाज साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। ये बताइएगा कि 3 जजेस के आने से पहले इसी नुक्ते से शुरू करते हैं। बड़ी धुआंधार तकरीरें आप कर रहे हैं, क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो और जज आ गए, ज़्यादा अच्छा नहीं हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, एक 26वीं तरमीम हुई थी जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक वारदात हुई थी, ये तरमीम नहीं थी। उसके ज़रिए सैयद मंसूर अली शाह का रास्ता रोक दिया गया। अब ये जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके ज़रिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रास्ता रोका गया। ये सबसे पहले बुनियादी चीज़ें। हुकूमत ये कहती है आर्टिकल 200 जो आइन के अंदर है कि उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जज मैं भी उससे एग्री हूँ, लेकिन वो जो 26वीं तरमीम हुकूमत ने की उसको भी तो आर्टिकल 200 जितनी अहमियत देनी चाहिए ना, जिसको हम नहीं मानते। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ। उसके अंदर आर्टिकल 175A में लिखा हुआ है कि जो 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। वो नहीं मानते। अब फिर ट्रांसफ़र करके किस जज को ला रहे हैं? जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब से 3 या 4 माह सीनियर है। अब ये जो सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ ला के उनको सीनियर प्यूने कर दिया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को 1 स्टेप डाउन कर दिया, उनको एसी से भी निकाल दिया। एडमिन कमेटी होती, वो तमाम इंतजामी वो जो अख्तियारात होते उससे भी उनको हटा दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आज एक ख़त भी सामने आया, थोड़ी सी वजाहत उस ख़त से। ये एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि उनको आपने हटा दिया है। अब वहां से जो सीनियरिटी का ये जो 200 है ना आर्टिकल, उसमें सीनियरिटी वो तो जज तैनात ही उस हाई कोर्ट के हुए। अगर वो आते हैं तो वो टेम्परेरली आएंगे किसी ऑन ग्राउंड ऑफ स्पेशलिटी, किसी खास केस के लिए, कोई रेफरी है, कोई उसके एक्सपर्टीज के वाले ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन आज जो इस खत के अंदर मैंने वो जराए कर की खबर आई है, उन्होंने कहा कि जजेस ने यह लिखा है कि जो जज भी ट्रांसफर होकर आएगा
उसकी वहाँ अपॉइंटमेंट उस डेट से कंसिडर होगी जिस डेट से आके उस हाई कोर्ट का वो चार्ज लेता है। तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल तो फिर मोहसिन अख्तर क्या नहीं कोई सीनियर मोस्ट रखेगा? बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीनियरिटी कैरी नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है? ये सिविल सर्वेंट नहीं होते जजेस, ये तो इसीलिए इनकी ग्रेडिंग नहीं होती। उनकी जो जिस हाई कोर्ट से आएंगे वो सीनियरिटी पीछे रहेंगे और इस हाई कोर्ट में आके वो जूनियर मोस्ट पे आ गए। एक जजमेंट है 2018 वाली जो कहते हैं ना, उसमें उन्होंने जिस हाई कोर्ट के अंदर 2 जज आज तैनात हुए ना, उनकी सीनियरिटी कैसे होगी? पहला है कि जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, और दूसरा जो उसका ऑप्शन है वो ये कि एज, उसके हिसाब से वो एक जजमेंट उस पे। लेकिन आर्टिकल 200 तो इस पे साइलेंट है, उसके अंदर कहां लिखा हुआ है? जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि इसको हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में या जुडिशल कमीशन में देखेंगे। अभी उन्होंने वो देखना है, लेकिन इन्होंने रोस्टर जारी करके मोहसिन साहब को 1 स्टेप डाउन कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस कौन से बनते? कौन कौन से थे? 3 कौन से सीनियर मोस्ट बनते हैं? ये अपॉइंटमेंट को अगर साइड पे रखते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियां गुल हसन साहब और मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। तो फिर आपके ख्याल में इन तीनों की सीनियरिटी अब वो कंप्रोमाइज हो रही है? खत्म होगी ना। आपने क्या कर, आपने तो ये कर दिया ना। आप चाहते क्या है? ये मेरा जुमला अपने प्रोग्राम में अमानत रखना है। अमानत चाहते क्या? ये किससे पूछ रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं जो करना चाह रहे वो क्या। मैं आज कह रहा हूं वो लाई ही इनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए। ये कहते हैं कि नहीं जी अब भी 3 जजेस का पैनल जाएगा। भाई पैनल जाएगा एग्जीक्यूटिव का, जो वो जुडिशल कमीशन है उसमें तो आपकी मेजॉरिटी है, आप जिसको मर्जी चाहे आप जज लगा लें। तो ये अवाम को बेवकूफ ना बनाए। अवाम बहुत माशाल्लाह समझदार होगी, वो सब समझती है अगर कौन क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो उसी आईनी बेंच में जाएगा ना ये मामला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है ना, ये ज्यादा ही आप दुखी हो रहे हैं। कोई ना कोई कानून और इंसाफ का रास्ता निकलेगा। मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ और मैं सदर हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आप इशू टेक अप करेंगे तो रास्ता नहीं मैं पार्ट एंड पार्सल हूं, मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। मैं नहीं बात करूंगा तो कौन करेगा? आगे इधर गुलाम सूल करेगा, अल्लाह दीता आगे बात करेंगे। लेकिन इतने आपको वो मायूस नहीं होना भाई। मायूसी क्या, हम चीख चिल्ला रहे हैं। 3 बॉडीज हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हम पूरा यानी हमारा स्टेटस एक सूबे का है, पूरा सूबा चीख चला रहा है। और बाकी पता क्या लोग कहते हैं, नहीं जी हम तो आइन के साथ। भाई आइन के साथ खड़े तो उसी 26वीं तरमीम के अंदर 175A आर्टिकल, क्या वो आइन का हिस्सा नहीं जिसको आप आइन कहते हो? हम तो कहते हैं ये गलत हुआ है। अच्छा मोहम्मद साहब से पूछते हैं। हमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे हैं आजकल, जैसी वो बाहर में खड़े होकर कर रहे होते हैं ना, ये वैसे ही कर रहे हैं आज। तो इनके ख्याल में तो अदालती निज़ाम फारिग हो गया बिल्कुल। ये जो नए 3 जज आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 26वीं तरमीम ने पहले कर दिया था, बाकी का सर अब पूरी हो गई है। क्या इतना ही ब्लीक सिनेरियो है या रास्ता निकलेगा? क्योंकि आप कोई ऐसी लीगैलिटी हो तो उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, रास्ता तो निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसरा नदीम साहब कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हो ना और उस प्रोफेशन को कोई वो जो वाड़ देना दिल को लगती है, तो जब दिल को लगती है ना तो फिर दिल से बात निकलती है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लीगल फ्रेटर्निटी, लेकिन मैं एक चीज़ देखा है, हमने जो ब्यूरोक्रेसी में एक चीज़ सुनी थी, खुड्डे लाइन। मैं आपको पोस्ट करूंगा, आप मेरे मतलब का काम नहीं करेंगे या आप किसी और चीज़ की करेंगे ना, मैं आपको खुड्डे लाइन, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD, कोई काम नहीं है उसका। ये याद रखें, ये जो प्रोफेशनल ससुराल ड्यूटी जो भी है ना उसमें, अब जो ये याद रखें जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है ना, इसमें आपका टारगेट होता है टॉप पे जाने का, आप उसके लिए कोशिश करते हो। लेकिन अब मैं एक ऐसा सिस्टम ले आऊं कि आप मेरा काम नहीं करते हैं तो मैं आपको हटा के मैं आज़ाद साहब को ले आऊं और इनको आपके बदले चीफ जस्टिस बना दूं, या फिर इनको लाके आपके पास जो एज अ सीनियर मोस्ट जज आपके पास जो इख्तियारात है वो आपको लेकर जो दूसरा नया है उसको देना शुरू कर दूं। ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इससे नुकसान होगा सिस्टम में। अगर यही तरीका है 26वीं तरामीम करने का, तो आप 26 के बजाय 27वीं भी ले आए। 27वीं में आप ये करें कि जो भी ये अब ये याद रखें, इस वक्त एज ऑफ आई स्पीक मुझे आप लोग बेयर आउट कर सकते हैं, पंजाब में और KP में 2 ऐसे जजेस नामजद हुए हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के ऊपर वो लोग आके बैठे हैं। अब उन लोगों को जब आप जज बनाएंगे,
हाउ कैन इट बी एन इम्पार्शियल जज? ठीक है, अच्छा, उसके ऊपर सवाल, उसके ऊपर अब आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी ये जो चूंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इनके 5 जजेस ने गैंग अप हो गए। देखिए, दे वर नॉट गैंग्ड अप, दे वर ऑल गिवन द सेम। उन सब के साथ एक चीज हो रही थी, उनको प्रेशर आ रहा था, उनको लेटर्स आ रहे थे, उनको चीजें आ रही थी। उन्होंने वो मिलके एक ही पोजीशन जाके लेकर जाके बात किए, उस बेसिस पे ये सारी चीजें होनी शुरू की। अगर हमारी अदलिया और मुझे देखिए, मुझे एक कंसर्न है, क्यों नहीं करते आप सेनेट में बैठ के इसके ऊपर बहस करें? सर मैं एक बात बताऊं ना, सेनेट में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, एज ऑफ टुडे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफ सेनेट एंड ये सारे, दे आर ऑल इलीगल, क्योंकि सेनेट इज नॉट ड्यूली फॉर्म्ड। उसके जब तक ये आर्टिकल 60 है, ड्यूली फॉर्म सेनेट होगा तो ये सारी चीजें होंगी। इस वक्त आप मुझे बात बताएं, किस आइन की बात कर रहे हैं, कहां के आइन की बात कर रहे हैं? सर जो हाउस है, केपी के सेनेटर्स अभी मुंतखब हुए, उसमें तो जाके बहस करें, देखिए उसमें तो ये बात करें। मेरी बात सुने नहीं, और मुझे एक बात, मैं किसके पास जाऊंगा? मैं जुडिशरी के पास जाऊंगा। 26वीं तरामीम के बाद जो जुडिशरी आपने बनाई है, उसके खिलाफ मैं जब जाके बात करूंगा, वो खुद कहेगी कि मैं बैठी हुई हूं, मेरे खिलाफ बात करो। वो मुझे अपनी बात करने देगी? मैं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो जिस तरीके से आपने ये किया, ये गलत किया, उसमें जो बंदा बेनिफिशियरी है वो सुन रहा है। कभी आपने ये सुनी बात किसी दुनिया में कहीं ये सुनी है? अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ा कंसर्न आज हुआ था। आज वो सलमान अकरम राजा साहब ने ये दो बातें की हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट दैट, कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। देखिए, क्या हम वाकई, पहला सवाल ये, मेरी नजर में पहला सवाल ये, किस बात से आपको बहुत कंसर्न हो? क्या उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि ये ना करो। ठीक है, मेरा एक सवाल उठता है पूरे पाकिस्तानियों से, अपने इदारों से, अपने पॉलिटिशियन से, अपने हर एंकर से, अपने हर आदमी से, क्या हम वाकई इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, या हम इस मुल्क के नाम पे इस मुल्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये सवाल। आजाद साहब, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ऐसी ब्रीच हो कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पार्लिमान का, सारे फोरम का इस्तेमाल करना होता है। क्या पार्लिमान अपनी वो वैल्यू बरकरार रख पाएगा अगर इस पे बहस नहीं होती? बहस तो करनी चाहिए, हो सकता है यही बेहतर रास्ता हो सकता है, इसके अलावा कोई बेहतर रास्ता हो? देखिए, अगर तो पार्लिमान इस मुल्क के अंदर आज़ाद होती और पार्लियामेंट वाकई ही पार्लियामेंट होती और वो लेजिस्लेशन भी एज़ पर मैंडेट ऑफ द रूल्स करती, तो हम मानते कि ये वाकई है। और लेजिस्लेशन कोई जो भी होती है ना, वो तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक होती है। मुझे बताएं, 26वीं तरमीम आपने की, इसमें जनरल पब्लिक कहाँ है? मुझे ये सिर्फ एक, ये जो पब्लिक है ना, ये मुझे आपने ढूंढ के देनी है। तो ये लेजिस्लेशन तो आपको अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड यू कैन सी कि ये अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए की गई है। एक बात के ऊपर मुझे थोड़ा सा इतराज़ है। मैं 26वीं आईनी तरमीम की हमायत में नहीं हूँ। मैं उस वक्त जब कर भी रहे थे, इसके ऊपर खिलाफ ही मेरी राय है, अभी भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस वही हैं जो 26वीं आईनी तरमीम होने से पहले भी थे। मैं और आप तो जाके अंदर ही ना बैठ गए, ना हुमायूं साहब बैठ गए। बिल्कुल। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं अदलिया खत्म हो गई? वही जज हैं उसमें। मैं बिल्कुल आपके, लेकिन उनमें अख्तियारात निकाल दिए गए। 189 आपका कहाँ गया? उसी सुप्रीम कोर्ट ना, जो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन दी इंस्टीट्यूशंस, कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगती? वो 12 जुलाई की जजमेंट आज तक क्यों नहीं, जो मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए बहुत बड़ा रास्ते का एक पत्थर और एक पहाड़ साबित हुई, वो कहाँ है अख्तियारात? वो सारे खत्म कर दिए, वो आईनी बेंच को दे दिए। आईनी बेंच के सरबराह हमारे मोहतरम जज साहब खुद को वोट देते। सर, वो तमाम आपकी तौजीहात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में वही जज हैं, मैं उसमें आईनी बेंच में बैठे हो या आईनी बेंच के बाहर बैठे हो। ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को होम्योपैथी अख्तियारात में तब्दील कर दिया है। ओके, दूसरी बात मैं ये कहूँगा, इसके अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी बहुत ज़्यादा रोल है। वो कैसे कि फैज़ ईसा साहब, जब ये सब कुछ हो रहा था तो फैज़ ईसा साहब ने तो अपने घर के अंदर ढाका पड़ रहा है, आपने उसका दिफा करना था। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का
थ्योरी दिया गया था आइन के अंदर, आपने उसका दिफा करना था, आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का दिफा करना था, आपने आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 का आपने दिफा करना था, आपने सुप्रीम कोर्ट का मैं नहैसुल इदारा उसके साथ खड़े होना था, लेकिन आप खुद भी बट गए, खुद तकसीम हो गए और फायज साहब ने सहूलतकारी कर दी। आज लीगल फर्टेनिटी के लोग जो बेनिफिशियरी नहीं है, जो इंडिपेंडेंट माइंड के लोग हैं, वो ये समझते हैं, वो दुखी हैं, वो हर्ट हैं, और पब्लिक भी इस चीज को समझती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की आवाम हमसे ज्यादा बाशऊर है, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड व्हाट इज डूइंग बाय द एग्जीक्यूटिव एंड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, अली मीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा सुना दें, तो फिर हम हुमायूं साहब से भी पूछते हैं कि बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से कहाँ और कैसे चल रही है, दिखाइए। 4 अक्टूबर के बाद पहली दफा एंगेजमेंट एक शुरू हुई मेरे हवाले से। ये सजेशन थी बैठ के बात करें, तो बैठ के बात करने के लिए हमें एक खुला माहौल चाहिए। तो इमरान खान के साथ ही बैठ के मामला हल होने हैं, तो ये मेरी सजेशन थी। और मैंने कहा कि सर खान साहब को हम ऐसी जगह पे लेकर जब बातचीत शुरू हुई तो आपस में बैठ के हम कोई बात मामला खान साहब के सामने बैठ के तय कर ले, तो ये बेहतर होगा। बनी गाला भी था, गली का हाउस भी हो सकता है, उसमें हाउस है, ये भी हो सकता है। इमरान खान को इधर मूव कर दिया और यहाँ बातचीत बैक चैनल चलता रहे जी, आगे क्यों नहीं चलिए? तो अच्छी प्रपोजल। खान साहब कहते हैं कि मैं वहाँ पे अगर जाऊँ पहले मेरे सारे वर्करों को रिहा किया जाए। खान साहब ने इनकार किया कि नहीं, बात करनी है तो यहीं कर लें, मैं वहां जाके बात नहीं करूंगा। वो सिलसिला दोबारा आगे चल सकता या इट्स ओवर ना? मैं समझता हूं कि 80% एक दफा और 99% दोबारा, ये चीज मैं यहां तक पहुंच गया था। फिर प्रोसेस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अभी वो प्रोसेस है, अब चीजें मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे ले आया हूं। अब मुझे इनकार का मतलब ये है कि उस जबान से पीछे हटेंगे जो हमारी चल रही थी। हुमायूं साहब, ये 99% बात हो चुकी है और ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आ गई हैं, क्या चीज है? थोड़ी रोशनी तो डालें। देखिए, ये आपने कल के इंटरव्यू जो आप चला रहे हैं उनका, देखिए ऐसा है, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। 99% 80% दिस इज ऑल सब्जेक्टिव। आप परसेंटेज को तब करते हैं कि जब आपको पास पता हो कि ये टोटल चीज़ है, फिर आप उसमें बताते हैं 99%। तो जब आप 99% जिस तरीके से बात करें, दैट मीन्स कि एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट डन। उसमें सिर्फ चंद एक चीज़ें रह गई थी, हो गया। दुनिया का उसूल है, अगर मेरी और आपके दरमियान में कहीं लड़ाई है, डायरेक्टली वो है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं जो आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमेशा एक और चैनल होगा, दोस्त यार होंगे जो कुछ आपको जानते होंगे, कुछ मुझको जानते होंगे, कुछ इस सिचुएशन को, इस कमरे की सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए कुछ आपको पकड़ के वहाँ ले जाएंगे, कुछ मुझे पकड़ के यहाँ ले जाएंगे और दरमियान में बातचीत करके हमें ला के बिठाएंगे, गले मिलवाएंगे वगैरह वगैरह। ये पूरी दुनिया में होता है, बैकडोर चैनल जिसको कहा जाता है, या आपको दूसरा चैनल होता है। पाकिस्तान में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। वजह, पाकिस्तान में इस वक्त दो पावर सेंटर्स हैं, एपी सेंटर्स जिसे आप कहते हैं। एक आपकी है एस्टैब्लिशमेंट, वो पावर सेंटर है। दूसरा पावर सेंटर इज इमरान खान। दीज आर द 2 पावर सेंटर्स, बाकी दे आर इररेलेवेंट। ये आपका दावा है? नहीं, ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरा तज्जिया है, मेरा दावा नहीं है। और मेरे तज्जिए से 99% ऑफ पीपल वुड, अगर इमरान खान इररेलेवेंट पावर ना होता, पावरफुल ना होता, तो फिर आज ये सारी चीजें इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती ना आप उनसे इंटरव्यू ले रहे होते, ना कोई ये बात हो रही थी, मानने मेरी बात, और ना 26वीं तरामीम उसके खिलाफ है। अच्छा, उसकी एक वजह है जो मुझे अंडरस्टैंड है, वो ये है कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि भाई आप बैक ऑफ हो जाए, आपने बोलना शोलना कुछ नहीं है, आपको हम जहां कहोगे वहां जाने देंगे। वो इस पॉइंट पे नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि नहीं मैं करूंगा। हाँ, दरमियान में रास्ता निकला जा सकता है, अगर कोई ऐसे हो। अच्छा, रास्ता निकालेगा कौन, ये याद रखिए, रास्ता वो निकालेगा जिसको अपनी जात के लिए कुछ चीज नहीं चाहिए। जिन लोगों को इस सिस्टम से कुछ लेना है, मतलब मैं आपके लिए काम करता हूं और उसमें किक बैक लेना चाहता हूं, या मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं और उसके लिए कुछ हिस्सा लेना चाहता हूं, आई एम नॉट द राइट मैन। मैं वो बंदा इसके दरमियान में आके होगा जो आपके साथ भी मुखलिस है, उनके साथ भी मुखलिस है, जो बात सही करेगा, दोनों के लिहाज से आपको भी सही बात पे मनाने की कोशिश करेगा, उनको भी सही बात पे मनाने की कोशिश करेगा, तब ये मसले हल होंगे। वरना दरमियान में अगर फर्ज करें मुझे एक पोजीशन चाहिए, पॉलिटिकल पोजीशन चाहिए, तो मैं या तो मैं एस्टैब्लिशमेंट को प्लीज करने के चक्रों में पड़ा रहूंगा, या मैं इमरान खान को प्लीज करने के चक्रों में पड़ा रहूंगा। अच्छा, जनरल जाहिद साहब हमारे साथ हैं, मारूफ आपको जनरल साहब खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में।
अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि एक दफ़ा 80% और एक दफ़ा 99% मामला तय हो गए थे, और ब्लैक एंड वाइट में आप सारा कुछ पीछे हटना भी मुमकिन नहीं है, तो बातचीत आगे चलेगी, कॉन्टैक्ट्स कंफर्म कर रहे हैं कि हैं और जारी भी रहेंगे, तो आप लगता है कि कोई रास्ता निकाला जा सकता है? जी नदीम साहब देखें, अली अमीन साहब इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो चीफ मिनिस्टर हैं पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में, तो आई थिंक वो जो बात कर रहे होंगे शायद उसमें कोई सदाकत हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में अभी तो सबको समझ जाना चाहिए कि जहां का वो इशारे कर रहे हैं या वो बातचीत करना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, या रिजल्ट वहां पे या इमरान खान के लिए, तो मुझे तो प्रेजेंटली इस सिचुएशन में ऑलरेडी उनको पेशावर की मीटिंग में एक जो ऑफिशियल मीटिंग हुई उनकी, उनमें जवाब उनको मिल गया था कि जी आप जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इस वक्त जो आफ्टर डे, उनसे बात करें और वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट जो झेली इदारा कर रहे जी, तो आज अगर बातचीत फर्ज करें हो भी रही है, सोल्यूशन भी निकल भी आता है, तो आपको पता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इज अनसर्टन, यही लोग जो आज पावर गवर्नमेंट में वो यही काम अगेन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शुरू कर देंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि मौजूदा लीडरशिप जो है वो इसको इतना एंटरटेन करेगी, और ये खत मौसूल ना होना या ये कहना कि जी इसकी कोई सिग्निफिकेंस उनके लिए इसलिए नहीं है कर दिया है कि ये आपको बातचीत मौजूदा हुकूमत के साथ। आपकी आवाज़ जनरल साहब कट रही है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान का ख़त बैरिस्टर गौहर ने पढ़ा या नहीं, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। खान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है, मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था, और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को, और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसकी कुछ वजूहत है, और इन वजूहत को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से, तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल कर किया है। खत लिखेंगे, गर्चे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम। ये है एक अच्छी खासी इश्क का एक मुजाहरा है, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम। बस आप बताइए, इरफान साहब का शेरी तजज़िया आपको पसंद आया? बात यह है कि वो सियासी गुफ्तगू है, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक, अगर इसकी तस्वीर आप ये लें कि इमरान खान ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए, अपनी ज़ात को माइनस करते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री बात की, तो मैं तो उसको पॉजिटिव लूँगा। दूसरी ये हो सकती है कि शायद उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया सिचुएशन, ये उसका दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि जिस वक्त चूँकि रास्ते सारे बंद हो गए तो मुमकिन है यहाँ से कोई रास्ता निकला है, एक एस्पेक्ट इसका ये हो सकता है। लेकिन ये चूँकि एक सियासी गुफ्तगू है, पॉलिटिकल पार्टीज होती नदीम भाई वो है जो रास्ता निकालें। आज इस सिचुएशन में उन्होंने दोबारा जैसे पीटीआई निकाल दिए, मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट को भी बहुत सीरियस लेना है। देखें, अपोजिशन के पास तो देने के लिए कुछ नहीं, गवर्नमेंट गिविंग एंड पे है ना, तो इनको बैठना चाहिए। मुल्क अगर चल रहा है, इसको स्मूथ करना है, तो ज़्यादातर जिम्मेदारी उन लोगों की जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। अपोजिशन में बैठे हुए लोग तो चीख चिल्ला सकते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारा ये राइट यूजर्प हो गया, ये हो गया, ये तो उनका मतलब वो करेंगे। और आप अगर वो है खत लिखने का क्या मकसद हो सकता है सर, आप हमायूं साहब? खत लिखने का पार्टी ने कुछ सोचा होगा ना कि लिख के ये चीज़ें। देखिए, ये पार्टी की सोच नहीं है, ये इमरान खान की सोच है। पार्टी से इससे डिस्कशन नहीं हुई, कोई आपस में मुशावरत नहीं हुई? वो ही इज़ द हेड ऑफ द पार्टी। अगर वो एक चीज़ समझता चाह, अब जैसे अभी आज़ाद साहब ने 2 बातें बताई हैं कि अगर मैं इस ख़त को देखता हूँ ना, और जो इसके अंदर जिस तरीके से लिखा गया है, मैं देखता हूँ कि एक शख्स है जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रह चुका है, और वो सिस्टम के अंदर जो 6 मेजर नुक्स हैं या नकास या जो भी उर्दू में उसका होगा, उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। वो कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान का एक बेसिक मसला, अब वो ठीक है उन्होंने 24 के इलेक्शंस की बात की है, लेकिन उसको मैं जनरली देखूं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते, और हर दफ़ा यही मसला उठता है, और ये उठता रहा। एक दफ़ा जब फ्री फेयर हुआ था, उसका रिजल्ट फ्री फेयर नहीं आया, मसला आया।
तो ये एक चीज़ है। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से फिर अगेन जिस तरीके से जनरली पाकिस्तान के अंदर कानून साजी हो रही है, जैसे अभी आजाद साहब ने कहा, उसमें पब्लिक की बेनिफिट के लिए नहीं हो रही। दर्जात की तफसील में चले गए, लेकिन मेरा सवाल था मैं वही चीज कह रहा हूं ना, खत नहीं पढ़ा उसमें उनको देखिए उन्होंने नहीं पढ़ा, पार्टी से मुशावरत नहीं हुई, तो ये प्रॉपर एक पॉलिटिकल प्रोसेस तो ना हुआ। प्रोसेस ही होता है कि टॉप हायरार्की ऑफ द पार्टी जो थी। मेरी नजर में दिस इज अ लेटर जो कि एक स्टेटमेंट ने अपने मुल्क के अंदर इस वक्त जो कुव्वत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कुव्वत है, जो कि इस वक्त आपको भी पता मुझे, उनको कहा है कि मेरी नज़र में ये मसले और ये चीज़ रिफ्ट डाल रही हैं, ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और अगर इसमें उन्होंने अपनी ज़ात को बीच में डाला होता कि भाई देखो मेरे साथ ये हो रहा है या मेरी पार्टी के साथ ये हो रहा है, तो फिर ये लेटर एज अ स्टेटमेंट ना होता, ये एक पॉलिटिशियन का लेटर होता है। इसमें मैं ये फ़र्क कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिशियन का लेटर नहीं है, ये स्टेटमेंट का लेटर है। हुमायूं अहमद साहब और रियासत अली आज़ाद साहब, आप दोनों का मशकूर हूँ, आप हमारे साथ शामिल हुए। हमें एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापसी पे जहांजेब खान जो पाकिस्तान का पहला डिजिटल बैंक बन रहा है, उसके CEO हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि बैंक कैसे काम करता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जहांजेब खान CEO इजी पैसा डिजिटल हमारे साथ हैं। आपका जहांजेब साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये बता दें कि ये डिजिटल बैंक काम कैसे करेगा, मुझे पैसे रखवाने हो तो कैसे रखेंगे, निकलवाने हो तो कैसे निकालेंगे? हाँ जी, थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस टॉपिक। Easy Paisa Digital Bank, first of all, is the first digital retail bank awarded a license in Pakistan. So we are very proud of it to be amongst the first in Pakistan and regionally and globally amongst a selected group of digital banks. तो digital banks का मकसद ये है कि हम जो हैं सर्विसेज कस्टमर्स को चीपर, बेटर, फास्टर दे सकें। और वो हम इस तरह दे सकते हैं कि हर किसी को एप्लीकेशन ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू वो रसाई दे सकें उन सहूलियात की जो उन्हें नॉर्मल ब्रिक्स एंड मॉर्टर में भी मिलती हैं और उससे बियॉन्ड भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने टर्म डिपॉजिट खोलना है, अभी आजकल के वक्त में पाकिस्तान में आपको बैंक जाना पड़ता है, स्टैम्प पेपर पे साइन करना पड़ता है, या कोई रिलेशनशिप मैनेजर आपके पास आता है। हमने अपनी इजी पैसा ऐप में इंट्रोड्यूस फंक्शनैलिटी करवाई है, जो आप घर बैठे किसी भी टाइम पे आप एक क्लिक से इजी पैसा के टर्म डिपॉजिट में अपने रखवा सकते हैं अमाउंट। पहले इजी पैसा के पास पैसा कैसे जाएगा, हम अपने बैंक से ट्रांसफर कर सकेंगे? आप अपने बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारी 2 लाख रिटेलर एजेंट्स अवेलेबल है मार्केट में फॉर कैश इन कैश आउट, तो 2 लाख अवेलेबल एजेंट्स हैं। आप IBFT कर सकते हैं दूसरे बैंक से एज अ बैंक कस्टमर। अनबैंक्ड और अंडर बैंक जो हैं वो रिटेलर लोकेशंस और अगर कैश ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? वो भी आप या कैश आउट कर सकते हैं उन रिटेलर एजेंट्स पे, या आप किसी भी बैंक को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो जो शख्स जिसके पास ये एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जिसके अंदर वो आपकी ऐप डाउनलोड कर सकता है, तो वो आपका अकाउंट होल्डर हो सकता है? हाँ जी, हमारे इस वक्त जी करोड़ पाकिस्तानियों का अकाउंट है इजी पैसा में। 5 करोड़? 5 करोड़, जो कि 50 मिलियन अकाउंट होल्डर्स हैं। और वो कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं? जिसमें हमारी ट्रांजैक्शंस पिछले साल हमने कोई 9.5 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू गई हैं। 9.5 खरब की, जो कि बनता है कोई 9% ऑफ पाकिस्तान GDP। तो इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितने डिजिटली सैवी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं टू डिजिटल एप्लीकेशन। अच्छा, इसकी ओनरशिप किसकी है पहले ये बता दें थोड़ा सा, फिर इस पे एक दो और बातें भी समझ लूंगा। ये ओन कौन करता है इस बैंक को? हाँ जी, हमारे पीछे जी 2 ग्लोबली रिनाउंड शेयर होल्डर्स हैं। एक है टेलीनॉर ग्रुप और दूसरा है एंड फाइनेंशियल ग्रुप, एंड ग्रुप इंटरनेशनल, ANT, जो कि अलीबाबा का फाइनेंशियल आर्म और सब्सिडी है। अलीबाबा जो उनका बहुत बड़ा एक ग्रुप है, जॉइंट है बाकायदा। एग्जैक्टली, उन्होंने आपको मैं एग्जांपल दो एक्सटेंड की डिजिटाइजेशन की और होप फॉर पाकिस्तानीज। एंड इंटरनेशनल ने 1.6 बिलियन कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड विया एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो दैट्स द होप एंड द स्केल that we can become also as we partner with them and collaborate with them
टेक्निकली एंड अदरवाइज। क्या उसके ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर वो इन्वेस्ट भी करेंगे? हाँ जी, दोनों शेयर होल्डर्स ने पिछले कुछ सालों में $300 मिलियन से ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया, एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट नॉट ओनली मॉनेटरली बट ऑल्सो इन द इंटेलेक्ट कैपिटल। हमारे रिसोर्सेज $300 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। तो ये किस चीज में इन्वेस्ट किया? FDI में जी, ऑन द टेक्निकल प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग अप टू दिस पॉइंट वेयर हम इजी पैसा बैंक बन सके हैं। ये क्या मोर एफिशिएंट और मोर इकोनॉमिकल भी होगा? एक शख्स अकाउंट मैं खुलवाना चाहता हूँ तो मैं क्यों ना जाऊँ किसी रेगुलर बैंक ब्रांच के अंदर, आपके पास क्यों, मुझे क्या फ़ायदा होगा? हाँ जी, इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि वी विल बी चीपर, बेटर, फास्टर, क्योंकि हमारे ऑपरेशंस लीनर हैं, हम डिजिटल हैं, हमारे जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है दैट इज़ मोर स्केलेबल, तो देयरफॉर विल बी एबल टू पास ऑन दोज एडवांटेजेस टू आवर कस्टमर। तो और आपका टारगेट क्या होगा, क्योंकि इजी पैसा पहले भी काम कर रहे हैं, तो अब डिजिटल बैंक के लाइसेंस के बाद क्या नई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और स्पेस अवेलेबल है कि हम अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड पॉपुलेशन पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें अभी वुमेन फॉर एग्जांपल की पेनिट्रेशन इन पाकिस्तान फ्रॉम अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव इज़ एक्सट्रीमली लो। यूथ जो कि बल 64% है, उनकी penetration is also relatively lower as they become the first job holders in Pakistan। हम चाहेंगे कि वो इजी पैसा का अकाउंट खोलें। तो अभी पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा है कि अभी हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों पे फोकस करें जो टिपिकल कमर्शियल बैंकर्स नहीं कर सकता। इसके अलावा माइक्रो SMEs जो मर्चेंट्स हैं उसको डिजिटाइज करने का हमारा फोकस रहेगा। फिर हम फ्रीलांसर्स की पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता होगा, उसमें हम अब एंट इंटरनेशनल के साथ काम करके हम इंटरनेशनल रिमिटेंस और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को फ्रिक्शनलेस बनाएंगे अपने कंज्यूमर्स और पाकिस्तानियों के लिए, जो कि उनके लिए आसान हो जाए। डिजिटली इजी पैसा ऐप के थ्रू वो ना सिर्फ पाकिस्तान में रिसीव कर सकेंगे इंटरनेशनल पेमेंट्स इंस्टेंटेनियसली, बल्कि बाहर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। फ्रीलांसर्स वाला तो अगर आप काम करेंगे तो ये तो खिदमत करेंगे, क्योंकि उनको ये इशू मुसलसल रहता है कि बाहर से पैसा कैसे आएगा। तो वो आप उनको फैसिलिटेट अभी से कर रहे हैं या ये फ्यूचर प्लान है? अभी हम इस साल वी आर एक्टिवली वर्किंग, क्योंकि उसके लिए हमें डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत थी, तो हम उस पर एक्टिवली एंट इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हम उनके प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएंगे। तो वो दुनिया के जिन जिन हिस्से में ऑलरेडी काम कर रहे हैं विद 1.6 बिलियन, सो वी विल बिकम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क ऑफ 1.6 बिलियन कंज्यूमर्स ग्लोबली। पैसे जब उन्होंने ड्रॉ करने होंगे कैश, तो क्या आपके किसी रिटेलर के पास जाएंगे या किसी बैंक मशीन में कार्ड लगा के निकालेंगे? वो दोनों तरीके हैं, हम हर किस्म की सहूलत, हम डेबिट कार्ड भी देते हैं इजी पैसा के थ्रू, तो वो किसी भी ATM मशीन से आज भी देते हैं। वो इजी पैसा का डेबिट कार्ड अकाउंट जब खुलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप खुद अकाउंट खोल सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इजी पैसा की ऐप डाउनलोड करें और अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलने के बाद आपको ATM की जरूरत है, ATM आपके घर आ जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। डेबिट कार्ड उसकी जो मुख्तलिफ हम कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, डिफरेंट एवेन्यूज। एक कैटेगरी मैं जरूर पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़रूरत होती है इस तरह की। आप आमतौर पे वालिदैन जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री कार्ड्स बना देते हैं, तो इजी पैसा कुड बी अदर एफिशिएंट सोल्यूशन। अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम आपका टारगेट पॉपुलेशन में स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, मैं अग्री करता हूँ आपके साथ कि 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ इन पाकिस्तान, तो दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जो कि मैंने आपको कहा कि अभी इजी पैसा सेकेंडरी वॉलेट के सेकेंडरी अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे अब कोशिश होगी कि हम इसको प्राइमरी अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें कि उनके लिए आसानी हो अकाउंट खोलना। और आपको पता है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ना किसी ब्रिक्स एंड मॉर्टर ब्रांच में जाना चाहती है, वो घर पे बैठे सारा कुछ करना चाहती है, फिंगर टिप से जी, मोबाइल पे सारा काम। और वो इजी पैसा सारी वो सहूलियात आपको अभी दे रही है और उनको स्ट्रेंथन करती जाएगी। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, कितना सिक्योर होगा कि मैं आपके पास पैसे रखवाऊँ भी और निकलवाऊँ भी, मेरा मोबाइल अगर हैक हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो मेरे पैसे कहाँ जाएंगे? नहीं जी, पैसे वी आर स्टिल रेगुलेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने हमारी पूरी ड्यू डिलिजेंस करके ये लाइसेंस हमें अवार्ड किया। डिपॉजिट इंश्योरेंस भी होगा? हाँ जी, जस्ट लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक। सो कंसिडर ऑल द रेगुलेशंस दैट अप्लाई टू एनी अदर कन्वेंशनल बैंक इन पाकिस्तान अप्लाइज टू अस। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पूरी ड्यू डिलिजेंस करके हमें लाइसेंस दिया, और हम इस पे स्ट्रेंथन ये साइबर सिक्योरिटी का इशू रिगार्डलेस ऑफ अस और कन्वेंशनल बैंक इट इक्वली अप्लाई। एक गरीब आदमी जिसके पास बहुत थोड़े पैसे हैं, क्या उसके लिए कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? कोई भी इसमें नहीं जी, मिनिमम आप अकाउंट जो है ₹1 से खोल लें, 100
से खोलें 1000, यही डिफरेंस है इजी पैसा और किसी और छोटी से छोटी रकम पे भी अकाउंट खोल हमने सकें। ये इक्वलाइज कर दिया और डेमोक्रेटाइज कर दिया है फॉर एनी पाकिस्तानी टू बी एबल टू ओपन अप एन अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ अ रिलेशनशिप रिक्वायर्ड विद द ब्रांच मैनेजर। जहां ज़ेब खान, CEO इजी पैसा डिजिटल, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।